हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स ऑफ साइंस। और आज डिस्कस करें पहला टॉपिक। तो जो पहला टॉपिक हमारे पास है साइंस का वो है हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और हमारे पास टोटल 10 टॉपिक्स हैं एंड वन टॉपिक हम वन शॉट में डिस्कवर करेंगे। तो जो पहला टॉपिक हमारे पास है बेटा दैट इज़ कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब कितने लॉज हैं? तो टोटल हमारे पास हैं लॉज, 3 लॉज हैं और 3 लॉ पे न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन डिफाइन होते हैं। अब इन 3 लॉज के नाम क्या क्या है? तो नाम है जैसे फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है हमारे पास। सबसे पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है बेटा? इसका दूसरा नाम क्या है? तो एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज सेकंड नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। पहली बात। अब इसके हिसाब से डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगी तो ऑब्जेक्ट अपनी वी कैन से चेंज कर सकता है रेस्ट स्टेट को या फिर यूनिफॉर्मिटी को। बट जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। इसका सिंपल सा हम बता दें तो समीशन ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब यहाँ पे कि अगर फोर्स जीरो है तो देर इज नो नेट चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर फोर्स जीरो है तो देर इज, अगर सिंपल यहाँ पे बताएं कि अगर फोर्स जीरो है तो देर इज नो नेट चेंज इन अ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर कोई बुक टेबल पे है बेटा तो उसको आप ना तो उसको उस स्टेट से उसको चेंज कर सकते हो ना उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, और यही हमारे पास आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। तो इसको मैथमेटिकली आप यही याद रखोगे कि समीशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास सेकेंड लॉ क्या बेटा? सेकेंड लॉ हमारे पास इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सेलेरेशन। अब सेकेंड लॉ जो हमारे पास है दिस इज नंबर 2 लॉ, और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सेलेरेशन। तो इसमें बेसिक हम देखते हैं कि फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलेरेशन। व्हाट इज एम? तो एम हमारे पास बेटा ऑब्जेक्ट का मास है जिसकी हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज ए? सो ए इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। अब ये एक्सेलेरेशन क्या होता है हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही देखिएगा। अब अगर मैं यहाँ से फोर्स का यूनिट निकालूँ तो बेटा बताओ फोर्स का यूनिट निकालने के लिए मुझे मास का यूनिट लेना है। तो मास को हम लेते हैं केजी में, और मुझे यूनिट लेना है किसका? एक्सेलेरेशन का, दैट इज मीटर सेकेंड माइनस 2। और ये बनेगा आपका टोटल केजी मीटर सेकेंड माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि 1 न्यूटन किसके बराबर आता है? तो याद रखना 1 न्यूटन आता है जब 1 केजी मास एक्सलेट करे। ठीक है, एक्सलेट करे 1 मीटर डिस्टेंस, है ना? तो एक सेकेंड में, मतलब उसको बोलेंगे यहाँ पे हम सिंपल बोलेंगे वहाँ पे दैट इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। दैट इज कॉल्ड वी कैन सी न्यूटन सेकेंड लॉ। अब न्यूटन सेकेंड लॉ में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अगर मैं इसको एक और भाषा में लिखूं तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चेंज ऑफ, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, मतलब सिंपल बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल सकते हैं। व्हाट इज चेंज ऑफ मोमेंटम? दैट इज इक्वल टू बेसिकली मोमेंटम होता बेटा हमारे पास, पहले मोमेंटम क्या होता है? पी मास इंटू वेलोसिटी। मास तो चेंज करेगा नहीं, सिर्फ वेलोसिटी चेंज करेगी। तो फाइनल से इनिशियल अपॉन टाइम, और चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नथिंग बट कॉल्ड फोर्स। तो ये रहेगा भाई हमारे पास सेकेंड लॉ। अब हम आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। और ये कहता भी हमारे पास इस लॉ का सिंपल सा अगर मायना कहें, फॉर एवरी एक्शन, for every action there is equal and opposite,
देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये हमारे पास आपका न्यूटन थर्ड लॉ है। यहाँ पे दिखाया है मैंने कि अगर एक फोर्स है, ठीक है, तो वो दूसरी फोर्स के बराबर होगी, बट साइन क्या होगा, साइन ऑपोजिट रहेगा। तो ये भाई हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉज ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जहाँ पे बेसिकली आपको याद रखना है जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए। पहले तो मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखोगे आप, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन वेलोसिटी, एंड व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमारे पास कोई पूछे तो आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स, इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन विच इज इक्वल टू kg मीटर सेकेंड माइनस 2। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं बेटा मोमेंटम का यूनिट क्या है, तो देखो मोमेंटम का यूनिट निकालने के लिए तो पहले यहाँ पे मास को लेते हैं, मास kg में, और वेलोसिटी होती है मीटर सेकेंड माइनस 1। तो ये होगा बेटा आपका मोमेंटम का यूनिट। अंडरस्टैंड। अब आते हैं हमारे पास, देखो जैसे 3 लॉज ऑफ मोशन है, वैसे ही 3 लॉज ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशंस भी हमारे पास है। 3 इक्वेशंस है मोशंस की। अब इसमें क्या क्या इक्वेशंस में, एक तो v आता है, दिस इज नथिंग बट वी कैन से फाइनल वेलोसिटी। एक u आता है विच इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी, और फिर s आता है। s हमारे पास आप मान के चलो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल सकते हो आप यहाँ पे। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में भी फर्क होता है, पर चलो यहाँ पे आपने कंसीडर करने इसको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को उसी कर सकते हो, ठीक है भाई। a हमारे पास यहाँ पे क्या, तो a हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब 3 इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, तो पहली हमारे पास याद रखोगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड वन s is equal to ut plus 1 by 2 of at square, and third one is 2as is equal to v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स 1। तो जब भी आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी, एक्सेलरेशन निकालना, या फिर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो यू हैव टू रिक्वायर दीज इक्वेशंस, और मोस्टली दे आर यूज्ड इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हम इनका यूज़ भी करेंगे बेटा। सेकंड टॉपिक जो हमारे पास यहाँ पे डील करा है दैट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। सो पहले मास क्या है, देखो मास है किसी भी बॉडी का कंटेंट, टोटल कंटेंट। मतलब सिर्फ ये बता दें कि मास क्या है, तो मास टोटल कंटेंट है किसी बॉडी का। मतलब ये मान के चलें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताएगा। अगर कोई चीज़ मैग्नीट्यूड ही बताती है वो क्या होती है बेटा, पहली बात वो स्केलर क्वांटिटी है। और अगर वेट की बात करें तो वेट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर मैं मास की बात करूं, मास हर जगह पे सेम ही होगा, चाहे वो अर्थ पे हो, चाहे वो अर्थ के इक्वेटर पे हो, पोल पे हो, मून पे हो, मास इज सेम। बट बात करें हमारे पास वेट की, तो वेट हमेशा हमारे पास डिफरेंट होता है, अल्टर करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, क्योंकि यहाँ पे जी का इफेक्ट होता है। अब अगर हम मास को निकालें किसी भी ट्रेडिशनल बैलेंस से, किसी भी हम ऑर्डिनरी बैलेंस से इसको निकाल सकते हैं, बट हाँ वेट को निकालने के लिए आपको चाहिए स्प्रिंग बैलेंस। अंडरस्टैंड। मास का यूनिट या तो केजी या तो ग्राम, केजी ये तो ऐसा यूनिट होगा, और वेट का यूनिट होता है बेटा न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है हमारे पास। मास कैन नेवर बी जीरो, बट वेट कैन बी जीरो। अब बोलोगे सर वेट जीरो कब होता है, तो देखो एक चीज़ बताता हूँ पहले कि हमारे पास जो वेट है ना बेटा W, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू जी। और अगर आपका G 0 है तो बताओ वेट क्या होगा, मास इंटू 0, एंड एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। तो वेट हमारे पास 0 होगा। जब ग्रेविटी हमारे पास 0 होगी तो मास भी हमारे पास उस समय, सॉरी वेट उस समय क्या होगा, 0 होगा। बट अगर यही ग्रेविटी 0 है तो मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मास के नॉट बी इक्वल टू 0। याद रखना, मास कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बट वेट कैन बी 0, ठीक है। और वेट कैन नॉट बी इक्वल टू 0 डिपेंड अपॉन जी। मास डज नॉट चेंज बेस्ड अपॉन लोकेशन, क्योंकि जी के डिपेंड नहीं करता, बट हाँ वेट डिपेंड करता है जी के ऊपर। तो
यही पॉइंट लास्ट में बताया कि ऑर्डिनरी बैलेंस से इसको हम मेजर कर सकते हैं और इसमें हम यूज़ करते हैं इसको स्प्रिंग बैलेंस ही मेजर किया जाता है। ये सबसे बड़ा फ़र्क हमारे पास। तो याद रखना रिलेशन बिटवीन वेट एंड मास। क्या बताया मैंने यहाँ पे रिलेशन आपको कि वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। जी क्या बेटा? ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलेरेशन हमारे पास। अब हमारे पास बात आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी और स्पीड। देखो तीनों टर्म हमारे पास यहाँ पे दी हुई है। हम डिस्कस कर पाएंगे पहले स्पीड और वेलोसिटी को। इसको एनसीईआरटी डिफाइन करती है, पहले स्पीड को डिफाइन करती है। ये एनसीईआरटी कुछ पॉइंट नहीं मैंने यहाँ पे, ये बोलती है स्पीड क्या भी। तो स्पीड से हिसाब से इसका मतलब है डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ पर यूनिट टाइम में। मतलब इसके हिसाब से अगर देखा जाए सो एनसीईआरटी सेज कि भाई योर स्पीड इज इक्वल टू व्हाट वी हैव डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालेंगे मीटर में, टाइम निकालेंगे सेकंड में, ऊपर जाएगा सिंधु का मीटर पर सेकंड। ये आपकी स्पीड है। फिर वेलोसिटी क्या बेटा? तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी अभी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, मतलब द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब दोनों का डिफरेंस होगा यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, so velocity is equal to it is displacement upon टाइम। एक में मैंने डिस्टेंस यूज़ किया, दूसरे में डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया। यूनिट दोनों का सेम है, मीटर सेकंड माइनस 1। और अगर यहीं पे मैं बात करूं किसकी, एक्सेलेरेशन की, तो बेटा ये है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब यहीं पे अगर मैं डिफाइन करूं ए हमारे पास क्या है, तो ए एक्सेलेरेशन है एंड दैट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऊपर बताया मैंने। और अगर वेलोसिटी का यूनिट देखें तो इट इज मीटर सेकंड माइनस 1। टाइम हमारे पास सेकंड के ऊपर जाएगा तो बनेगा बेटा मीटर सेकंड माइनस 2। ये बनेगा किसका यूनिट? हमारे पास एक्सेलेरेशन का। तो अगर कभी ये पूछा है कि डिस्टेंस इन डायरेक्शन अपॉन टाइम क्या होगा, तो याद रखना डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डायरेक्शन अपॉन टाइम क्या होगा? तो ये भी आपको वेलोसिटी होगा, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात की गई है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब मैं इन्हीं बातों को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँगा जो मैं नीचे बताया हुआ है। तो पहले पॉइंट की बात करें, स्पीड। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। And the second point is it's covering only magnitude, so it's a scalar quantity. Third point, speed cannot be equal to 0. मतलब कभी भी आपके दिमाग में अगर ऐसा है कि स्पीड 0 हो सकती है, कभी नहीं हो सकती भी। स्पीड कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप ट्रैवल डिस्टेंस कर रहे हो तो स्पीड तो कुछ ना कुछ होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। वैसे ही बात करते हैं, आप किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी बेसिकली क्या बेटा? वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर इसने बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो यहाँ पे डायरेक्शन का यूज़ किया होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम डायरेक्शन नहीं लिखा तो क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी कैन बी इक्वल टू 0। ये कब 0 होगी? जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। वैसे एक बात बता दूं आपको, देखो बेटा मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, ऐसे बता देता हूँ। वी हैव 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। मैं ए से बी जा रहा हूँ, चलो एक पॉइंट वो लेता हूँ, और सी पे जा रहा हूँ। अब मैंने सपोज ए से बी ट्रेवल किया 3 मीटर, और फिर मैं अगर बी से सी गया तो मेरा ट्रैवल किया 2 मीटर। तो बताओ बेटा टोटल ए से सी जाने में मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? तो 3 + 2 = 5 मीटर। बट अगर मैं एक ऑल्टरनेट यूज कर रहा हूँ रूट यहाँ से ए से सी सीधा शॉर्टकट, तो शॉर्टकट अगर मैं मार रहा हूँ यहाँ पे, तो लेट से मेरे पास ये पड़ रहा मुझे 4 मीटर पड़ रहा है डिस्टेंस। तो बताओ अभी सेकंड रूट के हिसाब से देखें तो ए से सी हम कितने मतलब डिस्टेंस को करें? 4 मीटर किसको करें। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर सपोज मैं ए से बी जा रहा हूँ तो मैंने 3 किलोमीटर या 3 मीटर ट्रैवल किया, और वापस अगर मैं बी से ए आ रहा हूँ तो मैंने अगेन 3 मीटर ट्रैवल किया होगा। तो बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा, वो डिस्टेंस किया। तो पहले मैं बात करूँ डिस्टेंस की। देखो डिस्टेंस तो ट्रैवल कर रहा हूँ, 3 गया मैं आगे, 3 गया मैं पीछे, तो टोटल आया मैं 6 मीटर। डिस्टेंस भाई 6 हो गया, पॉजिटिव हो गया। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? अब डिस्प्लेसमेंट में अपनी मीन पोजीशन पे दोबारा वापस आ गया हूँ। तो इस केस में अगर कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बेटा 0 होगी। तो डिस्टेंस 0 नहीं हुआ। अगर आप मीन पोजीशन पे वापस आ रहे हो, ओरिजिन से वापस आ रहे हो, तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली 0 हो जाती है हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। तो दैट्स वाई अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी के चांस होने के चांस 0 हो सकते हैं। अब यहीं पे